आप आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसी को सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसे इस चीज के बिल्कुल नहीं लगते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एज एन एनआरआई ओसीआई भारत से बाहर रहते हुए भारत में एक प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो चैलेंजेस आए वो शेयर करूंगा और कैसे आप इसको स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक नोटपैड में ये पॉइंट्स लिख के समझाता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आई होप आपने ये काम अब तक कर लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और आपको अगर अर्जेंटली प्रॉपर्टी बाय करनी है तो बैंक से आप आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ में ये काम कर देता है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर प्लान और अगर आपने अब तक नहीं किया तो इसी वक्त कराइए। कुछ चीज़ें, पहला तो आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में, उनको आप एनआरआई अकाउंट्स में कर लीजिए। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक एनआरओ अकाउंट जरूर ओपन करें। आप एनआरई भी लेते हैं, ठीक है। और आप ऐसे बैंक्स को सेलेक्ट कीजिए जिनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि ताकि आपको बार बार उनके कस्टमर केयर ये लोग से कांटेक्ट ना करना पड़े, और कभी कांटेक्ट करना पड़े भी तो आसानी से आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए। बहुत, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अभी तक आपने अपना अकाउंट करा लिया। इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी है। ठीक है, बहुत हद तक आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप ऑनलाइन या वीडियो कॉल टूर या वीडियो देख के तो नहीं करोगे। तो इन पर्सन अगर आप जा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते हो तो सब तो वहाँ आप खुद से मैनेज कर लोगे। तब घर देखना कि आप खरीदना भी उठा लोगे। लेकिन अगर इन पर्सन आप नहीं जा पा रहे हो तो आपका कोई ट्रस्टवर्दी रिलेटिव या फ्रेंड जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो उसको भेज सकते हो। उनसे डिस्कशन कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें, लोकेशन, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर डेवलपमेंट, इनका क्या इम्पैक्ट है वो सब। आपको बिल्डर की भी अच्छी जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप कर लीजिए। इसके लिए आप बहुत सारे एजेंसीज का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, कोई प्रॉपर्टी में आप पैसे डाल रहे हो, रेरा नंबर जरूर चेक कीजिए। ठीक है, ताकि आप किसी भी स्कैम वगैरह से बचे रहें। ठीक है, ये हो गया आपकी ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, अगर आप इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज भी ये सर्विस ऑफर करती हैं। बट मैंने एक रिलेटिव के थ्रू किया। ठीक है, और रिलेटिव को अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाया। तो पावर ऑफ अटर्नी आप बनाते कैसे हो? आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किए, आपने एक बुकिंग अमाउंट या जो भी देकर आपने उसको बुक कर ली, ताकि वो बिल्डर किसी और को ना बेचे। इस दौरान आपने पेपर वर्क स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स बिल्डर आपको प्रेशराइज करेगा कि जल्दी क्लोज करो, जल्दी क्लोज करो। तो आपको बिल्डर को समझाना है कि भैया पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लगेगा, इस केस में एकदम रातों रात नहीं हो जाएगा। ठीक है, और आप जो भी पेमेंट करें उनकी रिसीट जरूर लें। और ऑनलाइन पेमेंट सबसे इजी मोड होगा आपके लिए, ऑफ कोर्स। पेमेंट आईएमपीएस या एनईएफटी जो आप करते हो, या आप इवन जो इंटरनेशनल ट्रांसफर भी कर रहे हो, अगर कर रहे हो, मैं बोलूँगा आप इंडियन बैंक के थ्रू ट्रांसफर करो। क्योंकि अगर आप कोई इंडियन बैंक आपका एनआरई या एनआरओ अकाउंट है उससे आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन के बहुत सारे डिटेल्स आपके इंडिया में ही हैं। ठीक है, जिनको बाद में रिट्रीव आसानी से किया जा सकता है। अगर आप इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर ये सब कर रहे हो तो उसमें मतलब ठीक ही है एक तरह से, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही रहता है कि अगर बीच में कुछ फंस गया, इधर उधर हो गया, तो आप किसके पास सपोर्ट करोगे? इंडियन गवर्नमेंट के पास, अपने करंट कंट्री के गवर्नमेंट के पास कहाँ खोजोगे सपोर्ट? तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको पैसे बिल्डर को देने में, तो सबसे पहले आप अपने इंडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लो, और फिर वहां से आप अपने बिल्डर को या जिससे भी आप ले रहे हो उनको ट्रांसफर करो, ताकि पूरा ट्रांजैक्शन इंडियन करेंसी में इंडिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, फाइन। ऑफ कोर्स आप उसकी स्क्रीनशॉट जब भी आप करो उसको मेल पर आप भेजो,
और उसकी प्रूफ लो, वो जो रिसीट है आपका जो रिलेटिव है या जो आपका पावर ऑफ अटर्नी है, उसको बोलो कि भाई जाकर रिसीट उठाओ सबकी, प्रॉपर रिसीट सबकी रखना, रजिस्ट्रेशन के दौरान काम आता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके लिए आपको चाहिए पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको फॉर्मेट सब मिल जाएगा, लेकिन मैं ये चीज़ स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जिस शहर में रहते हो या जिस शहर में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, वहाँ के लोकल कोर्ट में कोई वकील जो काम कर रहा है उससे आप फॉर्मेट लो। आपको पता है इंडिया में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो उनसे बचने के लिए होगी जो लोकल उस कोर्ट में काम कर रहा है उसी से फॉर्मेट ले लो। पैसे ले तो भैया जहाँ लाखों खर्च कर रहे कुछ हजार सौ खर्च करने में क्या जाता है, ले लो। ठीक है, वो कर लेना। ठीक है, तो उसको आपको करना क्या होता है, उसको प्रॉपरली फिलअप करना होता है, उसमें प्लेस होल्डर्स होते हैं। उसमें टेक्स्ट को आपको बहुत पढ़ना होगा, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक बनाओ ताकि आप जिसको भी आप पावर दे रहे हो वो एक पर्टिकुलर प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही उसको एग्जीक्यूट कर सके। और अगर आपका प्लान है बैंक से लोन लेने का, इंडियन बैंक से, ऑफ कोर्स आपका लोकल बैंक क्यों देगा फॉरेन प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, जैसे इंडिया में आप कर रहे हो, तो उसमें ये लोन भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी अथॉरिटी उसको दे रहे हो, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप जैसे बैंक से लोन ले रहे हो, तो आप बैंक तो नहीं जा रहे हो ना लोन लेने के लिए, आपका पावर ऑफ अटर्नी जाएगा डॉक्यूमेंट लेके, तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर बैंक पीछे हट जाएगा और समस्या होगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आप वो ले लो वहाँ से, उसमें सारे डिटेल्स एकदम दो दो तीन तीन बार चेक कर लेना। उसमें फोटो चिपकाई जाती है, उसमें जो सिग्नेचर होता है उसके स्टेप्स बताता हूँ कैसे, ऐसा नहीं आपको लेके हैंड टू हैंड साइन कर देना है, नहीं। आपको उसको नोटराइज्ड सिग्नेचर करवाना होता है, मतलब आप एक नोटरी के पास जाया करते हो। ठीक है, और फिर नोटरी के ऊपर से आपको उसको वहाँ उस कंट्री के अथॉरिटी से वेरीफाई, जिसको एम्बॉसिंग भी बोलते हैं, यहाँ कनाडा में उसको एपिलेट बोलते हैं, एपिलेट अथॉरिटी। ठीक है, ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्विस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत सारे नाम है। जैसे ऑन्टेरियो में गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्विस दी है, वो उनके पास जाके उसको एम्बॉस कराना पड़ता है। तो प्रोसेस होता है क्या, जब आप नोटरी के पास जाते हो डॉक्यूमेंट लेके, तो नोटरी आपको वेरीफाई करता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उसको अटेस्ट करता है। तो जैसे मैं यहाँ कनाडा में गया था, तो नोटरी मेरे कनेडियन डॉक्यूमेंट्स चेक किया। ठीक है, मैंने वेरीफाई किया, जैसे मेरा कनेडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ओसीआई नहीं, क्योंकि ओसीआई कनाडा गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, और आप जब ऑन्टेरियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्विसेज किया, तो वो उन्होंने उस नोटरी को चेक किया कि भाई जिस नोटरी का सील लगा के मैं लाया हूँ वो रजिस्टर्ड है, अलाउड है कि नहीं, और उन्होंने उसके ऊपर वो सर्टिफिकेट चिपका दिया। अब कनाडा, क्योंकि मैं वो सिग्नेटरी ऑफ हॉग कमीशन का, तो इस वजह से क्या है कि, और मैं क्योंकि कनाडियन सिटीजन हूँ, तो इस वजह से मुझे ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ की गवर्नमेंट से वेरीफाई करा है, उसके बाद मुझे इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट नहीं कराना पड़ा। अगर मैं कनाडियन सिटीजन नहीं होता और मैं इंडियन हो, नेशनल होता, तो मुझे कराना पड़ता। तो आप अपने कंट्री का देख लीजिए, कुछ साल पहले भी मैंने एक दूसरे काम के लिए कराया था, उस समय मुझे कराना पड़ा था क्योंकि तब तक कनाडा गवर्नमेंट ने वो हॉक कमीशन का सिग्नेटरी नहीं था। अब है, तो अब ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको अपने लोकल कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पर आपको आपकी रेसिडेंसी स्टेटस या सिटीजनशिप स्टेटस कह लीजिए के हिसाब से इंडियन एम्बेसी को इन्वॉल्व करना होगा कि नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा खेला भी होता है दोस्तों, खेला कैसे तो वो बताता हूँ। जो छोटे शहर में अगर है, ऑफकोर्स हर कोई वैरी करता है, तो बहुत बार जो वहाँ के मजिस्ट्रेट्स होते हैं उन लोग को इतना बढ़ा नहीं होता है, तो एम्बेसी की वेबसाइट पे लेटर मिल जाता है कि जिसमें लिखे रहते हैं कि भाई अटेस्ट नहीं कराना है, वो सबका एकदम अपने जो कांटेक्ट है उसको भेज दो, तो रजिस्ट्रेशन के समय में बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, लेटर मेरे केस में मैंने यहाँ के कॉन्सुलेट से लेटर लिया कि भाई क्योंकि मैं सिटीजन नहीं, सिटीजन हूँ कनाडा का, मुझे एम्बेसी से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ईमेल पे हुआ था कम्युनिकेशन, पर्सनल ऐसा कोई हार्ड हार्ड लेटर नहीं दिया गया, बट हाँ वो भी काफ़ी था। और एम्बेसी के साइट पे जो मैसेज थे उनके प्रिंट आउट सब लेके भेजा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पावर ऑफ अटर्नी।
तो ये जब पावर अटॉर्नी बन जाए, सब कुछ रेडी है, तो जो इंडिया में जो आपके लॉयर है उसको सॉफ्ट कॉपी भेज के वेरीफाई कर लो। ठीक है। वो बोल दे हाँ ठीक है, तो मैंने आपका भेजने के लिए रेडी। बट साथ ही साथ अगर आप बैंक लोन ले रहे हो तो बैंक वाले से भी वेरीफाई कर लो, सॉफ्ट कॉपी दे के। भाई भाई साहब, ठीक है ना। अब देखिए इतने बड़े बड़े काम में तो जनरली बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्पेशली एनआरआई कस्टमर्स के लिए। मैंने देखा है जैसे प्राइवेट में जो मेजर बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनका एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ये लोग असाइन करते हैं एनआरआई कस्टमर्स के लिए, जो आपके हर बैंकिंग नीड में आपको हेल्प करता है। वो लोग ये चीज़ कर लेते हैं। एसबीआई में मैंने क्या देखा है कि उनका हर ब्रांच में एक एनआरआई अफेयर्स के लिए होता है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो इनसे आप कनेक्ट कर लो, या आपका रिलेटिव जो या जो फ्रेंड है वो जाके चेक कर ले कि हाँ डॉक्यूमेंट ठीक है। उसके बाद आप बैंक वाले से एक चेकलिस्ट मांगो कि हाँ भाई आप हमको चेकलिस्ट दो। सिमिलरली जो आपका लॉयर है उससे भी आप चेकलिस्ट लो, क्योंकि आप हर रोज तो कुरियर नहीं ना भेजोगे भाई। तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे। तो मेरे केस में क्या क्या लगा था मैं बता रहा हूँ। कैनेडियन पासपोर्ट, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है। फिर मेरा इंडियन ओसीआई। ठीक है। फिर मेरा 12 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स का पे स्लिप। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद वो लोग आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में मतलब सिर्फ लेटर देने से नहीं होता है। वो लेटर में जो ईमेल एड्रेस होता है एचआर का, एचआर को मेल करते हैं और एचआर कंफर्म करता है। तो अपने एचआर को बोल देना कि भाई ऐसा कोई मेल आया, तो रिप्लाई कर दियो। उसके बाद वो आपका बिजनेस ईमेल जो है वो भी वेरीफाई करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, बोलते हैं कि भाई अपने बिजनेस ईमेल यूज करो और उनको एक ईमेल सेंड करो। वो भी चलता है, बस टेस्ट या सब्जेक्ट लाइन कुछ भी वेरिफिकेशन करके, बहुत सिंपल सा ये हो जाता है। ठीक है। तो हाँ ये हुआ था। तो इतना करने के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, इंक्लूडिंग पावर ऑफ अटर्नी ओरिजिनल और ये सब सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मैंने इंटरनेशनल कुरियर से भेजे। तो अब तक मैं यहाँ यहाँ इस स्टेप तक पहुँचने तक मैं अपने बिल्डर का 20% पे कर चुका था डाउन पेमेंट। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आने के साथ ही बैंक लोन वाले तो बड़ा फास्ट प्रोसेस किया, विद इन लाइक 48 आवर्स सब कुछ रेडी कर दिया। सिमिलरली कोर्ट में भी गए, वहाँ भी क्योंकि सब स्ट्रीमलाइन था तो हो गया। बाकी इंडिया में चीज़ थोड़े आगे पीछे हो ही सकती है, मुझे हर चीज़ कहने की जरूरत नहीं, आप समझते ही हो, बट मैनेज हो जाती सिचुएशन। ठीक है। तो वो सब करने के बाद ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो गया। तो क्योंकि मैंने लॉयर बैंक ये सबको लूप में रखा था, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह से ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ तरीके से निकल गया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। उसके बाद भी अब जितना बड़ा आपको लोन मिला है, जितना टेन्योर है, जितना अमोर्टाइजेशन इंटरेस्ट रेट है, भरते रहिए, उसमें कोई क्या कर सकता है। पैसे तो देने ही है ना भैया, बैंक वाले तो पैसे छोड़ेंगे नहीं। तो बस यही बात है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।